कंट्राइंडिकेशन नहीं है। मतलब ये है कि 2 साल या 1 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसमें फिर सर्जरी करना आसान होता है, मतलब कट लगाना, टिश्यूज वगैरह थोड़े से डेवलप हो जाते हैं, तो कोई 6 मंथ 1-1.5 साल का टाइम दे देते हैं, लेकिन ज़्यादा हम डिले नहीं करा सकते, वरना इन लोगों को इनफर्टिलिटी और आर्क्यो मतलब टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। ओके, गुड क्वेश्चन। ये ही इंग्विनल कैनाल से आती है, इंग्विनल कैनाल से आती है, लेकिन ये फेशिया ट्रांसवर्सेलस का कुछ पार्ट अपने साथ लेके आती है। फेशिया ट्रांसवर्सेलस का वो पार्ट जो टेस्टिस के साथ नीचे जाती है उसको कहते हैं प्रोसेसिस वेजिनेलस, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिस वेजिनेलस। लेकिन ये हम अलग पढ़ेंगे। फिर ट्यूनिका वेजिनेलस है, वो भी अलग पढ़ेंगे, दिस इज जस्ट समथिंग एल्स, वो अलग चीज है, लेकिन ये किनाल के अंदर से पास होती है और नीचे स्क्रोटम तक चली जाती है। क्लियर है? तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सर्जरी, क्योंकि इसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, इट इज अ प्योर सर्जिकल क्वेश्चन, ये सर्जरी में आता है। ठीक है, ओके। लंबर एरिया में बनती है, जिस एरिया पे किडनी पड़ी है उस लेवल के ऊपर एब्डोमेन में ये भी बनती है। ठीक है, तो इट प्रेजेंट इन दी लंबर। लेकिन अनडिसेंडेंट टेस्टिस का मतलब ये नहीं है जहां पे टेस्टिस बनी है वहां से ही नहीं आई, कभी कभार आ जाती है, रास्ते में स्टक हो जाती है। तो टेस्टिकुलर स्टक कैन बी सीन एट मल्टीपल साइड। हम फिर कैसे क्लासिफाई करेंगे? बाय सी लेप्रोस्कोपी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नहीं, नो एब्डोमिनल पेन बिकॉज ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अनटिल अनलेस इट कैन नॉट कंप्रेस नियर बाई नर्व। अगर वो किसी नर्व को कंप्रेस करे, किसी ब्लड वेसल को कंप्रेस करे, तो फिर पेन हो सकती है, अदरवाइज देयर विल बी नो पेन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है, बात सुने, कि टेस्टिकुलर या अनडिसेंडेंट टेस्टिस, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन इसकी कोई भी नहीं है, इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। मतलब बर्थ के बाद स्क्रोटम की एग्जामिनेशन पे टेस्टिस नहीं है, इसको अनडिसेंडेंट टेस्टिस कहते हैं। तो हम प्रैक्टिकली इसको एग्जामिन करके बता सकते हैं कि अनडिसेंडेंट टेस्टी है, लेकिन टू सी द एरिया वेयर द टेस्ट इज स्टक, इसके लिए हम लेप्रोस्कोपी करते हैं। ठीक है, लेप्रोस्कोपी इज डन टू सी द एरिया वेयर द टेस्ट इज स्टक इन द एरिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप लोग ऐड करें, तो ये तो टेस्टिकुलर कैंसर या टेस्टिकुलर एरिया है। अब देखें, इफ a person diagnosed for testicular cancer which tumor marker will be elevated, ये क्वेश्चन भी आता है। अगर एडल्ट है या कोई भी है जिसको टेस्टिकुलर कैंसर है, हर कैंसर के अंदर ब्लड में एक मार्कर बढ़ जाता है जिससे हमें कैंसर की निशानदेही होती है। द ट्यूमर मार्कर दैट इज रेज इन टेस्टिकुलर कैंसर इज कॉल्ड AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन। ठीक है, इसका नाम है अल्फा फीटो, नाम सुना है ना ये, अल्फा फीटोप्रोटीन, AFP। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू फॉर टेस्टिकुलर कैंसर। मैं अब यहाँ पे 3-4 ट्यूमर मार्कर लिखता हूँ और एसोसिएटेड कैंसर, इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को पक्का एग्जाम में इंशाल्लाह आएगा। ठीक है, ट्यूमर मार्कर और यहाँ पे लिखे कैंसर एसोसिएशन कैंसर। If the question come in the exam, if a female is diagnosed for breast cancer, क्या चीज है? ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो ट्यूमर मार्कर बढ़ सकता है दैट इज कॉल्ड CA15-3। इसको क्या कहते हैं? CA15-3। दैट इज द ट्यूमर मार्कर, दैट इज द ट्यूमर मार्कर विच इज एलिवेटेड इन व्हाट? आंसर इज ब्रेस्ट कैंसर। ये ट्यूमर मार्कर है। ठीक है जी, CA15-3। ओके, नेक्स्ट इज पेंक्रियाटिक कैंसर, पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। पेंक्रियास कैंसर में कौन सा मार्कर है? एनीवन? ना कर। CA19-9, इसको क्या कहते हैं? CA19-9। आपने जो अभी जिक्र किया है CA125, दैट इज ओवेरियन कैंसर इन फीमेल, ये फीमेल के अंदर ओवेरियन कैंसर है। एंड दिस इज यस्टरडे 3 टाइम MCQs रिपीट इन FCPS एग्जाम। ठीक है ना, एक पेपर में 3 MCQs के रिपीट थे कि CA125 इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ डैश इन फीमेल,
इसका एक टिक तीनों ठीक है, एक गलत है सारे गलत है, ठीक है ना। दैट इज ओवेरियन कैंसर, दैट इज फॉर ओवेरियन कैंसर। अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इफ द पेशेंट इज डायग्नोज फॉर कोलोन कैंसर, हो सकता है कि नहीं, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, कोलोन कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर, इसमें CEA, इसको क्या कहते हैं, CEA। अब सर्जरी में क्वेश्चन याद रखें, NLE के लिए स्पेशली, अ पेशेंट इज प्रेजेंटेड टू यू विद अ हिस्ट्री ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन सिम्टम, और पेशेंट बाद में डायग्नोज हो गया किस चीज के लिए, कोलोन कैंसर के लिए। मैंने क्या बताया, द पेशेंट इज ऑलरेडी डायग्नोज फॉर कोलोन कैंसर, और इसकी हो गई हीमीकोलेक्टोमी, क्या हो गई है, हीमीकोलेक्टोमी, हाफ रिमूवल ऑफ कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन को हाफ रिमूव किया गया है। पेशेंट एक साल बाद आया दोबारा चेकअप करने के लिए, कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट में रिलैप्स है कि नहीं है, या पेशेंट को कैंसर वापस आया है नहीं है, वी विल चेक द CEA। CEA is used for diagnosis purposes as well as for reoccurrence purposes। कैंसर की दोबारा अटैक भी बताता है, अगर एक साल बाद फिर ये बढ़ने जा रहा है, इसका मतलब कि सर्जरी सही नहीं हुई है, कोई कैंसरस टिश्यू थी जो हमसे रह गई है, और वो दोबारा फुल ब्लोन किसकी तरफ जा रही है, कैंसर की तरफ जा रही है। वो कौन सा मार्कर है जो आप इन्वेस्टिगेशन में लिखेंगे फॉर अ पेशेंट टू सी द रीअक्रेंस ऑफ कोलोन कैंसर, आंसर इज CEA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नेक्स्ट लिखे हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेपेटो सेल्यूलर कार्सिनोमा, हाँ जी, ये कहाँ का कैंसर है, लीवर, दैट इज अ मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ लीवर, HCC। इसमें भी अल्फा फीटो प्रोटीन है, ये भी क्वेश्चन याद रखें। तो अल्फा फीटो प्रोटीन इज सीन इन टेस्टिकुलर कैंसर एज वेल एज अल्फा फीटो प्रोटीन इट इज सीन इन हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये दोनों में आ सकता है। अब आप लोग कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा, इफ अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद समथिंग प्रॉब्लम इन राइट अपर क्वाड्रेंट, पेशेंट को हेपेटाइटिस था पहले, अभी उससे कैंसर बन गया, सीरोसिस था उससे कैंसर बन गया, पेशेंट को कोई भूख भी नहीं लगती, ये चीजें हैं, लेकिन पेशेंट इज मेडिकली रिगार्डिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज वेरी ओके, इसका मतलब HCC का पेशेंट है। अगर पेशेंट इनफर्टाइल है, वो टेस्टिकुलर स्वेलिंग है और उसमें AFP है, तो आंसर क्या है, टेस्टिस कैंसर है। तो कैंसर चाहे टेस्टिस का हो या लीवर का हो, दोनों में अल्फा फीटो प्रोटीन क्या हो सकता है, वो बढ़ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट कैंसर कोरियोकार्सिनोमा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये गायनाकोलॉजी पर्पस के लिए बहुत कॉमन है और क्लिनिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। द नेक्स्ट कैंसर इज कोरियोकार्सिनोमा। व्हाट इज दिस कैंसर, कोरियोकार्सिनोमा, हाँ ऐसा बताए कहाँ की कैंसर है, प्रेग्नेंट फीमेल में होती है, ठीक है, या प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकती है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट फीमेल में होती है। और मैं ये भी बताता हूँ, इसका जो ट्यूमर मार्कर है दैट इज कॉल्ड बीटा HCG। क्या है, बीटा HCG, ये टेस्ट नाम सुना है कि नहीं, बीटा HCG किस लिए करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट है, अगर ये पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी है कि नहीं है। ये क्यों बताते हैं कि प्रेगनेंसी है, वजह क्या है, ये कहां से आता है, प्रेगनेंसी का मतलब कि फीटस और मदर के दरमियान जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है, इट कम फ्रॉम प्लेसेंटा, ये कहां से आ रही है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटल सिल की अगर कैंसर हो जाए उसको कोरियोकार्सिनोमा कहते हैं। कोरियोकार्सिनोमा इज अ कैंसर ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू, तो उसमें बीटा HCG नॉर्मल होगा कि हाई फोल्ड, कई फोल्ड ज्यादा होगा, एंड पेशेंट विल हैव मैलिग्नेंट चेंजेस आल्सो। तो कोरियोकार्सिनोमा इज अ मैलिग्नेंसी ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू। Okay, okay, good question here is beta HCG. It is seen sometime in a very very mildly raised in the male also. मेल के अंदर जो टेस्टिस है ना, इसमें मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, ठीक है, उससे इनहिबिन रिलीज होता है, इसके अंदर सर्टोली सेल होता है, मतलब टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, उनमें से माइल्ड एलिवेशन बीटा HCG की होती है। बीटा HCG इन अ मेल
टू रेज इज नॉट अ गुड साइन। अगर बीटा एचसीजी किसी का ज्यादा है और उसको ओलिगोस्पर्मिया है, उसका स्पर्म लेवल भी कम है और उसको इनफर्टिलिटी की शिकायत है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी फॉर 1 ईयर द फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट, उसको इनफर्टिलिटी है, then you have to work for also cancer, testis cancer. Yes, it is very eligible, but regarding testicular cancer the information about beta hCG is none, negligible. इतना नहीं है, theoretically it is right, लेकिन practically इसका इतना कुछ असर नहीं है, because beta hCG is known for female. और ये प्लेसेंटा से सोर्स बीटा hCG का क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रापिक हार्मोन इसको कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रापिक हार्मोन। ये कहां से आता है, प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा की कैंसर हो जाए तो उसमें कौन सा मार्कर रेज होगा, बीटा hCG। ये तो चलो एक तुक है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है 9 मंथ तक तो प्लेसेंटा स्टेब्लिश है, बीटा hCG आएगा। लेकिन एमसीक्यू सुन ले, एक और आखिर लास्ट पॉइंट सुन ले कि इनिशियली जो हार्मोन प्लेसेंटा से आती है पहले 10 दिनों की प्रेगनेंसी में वो हार्मोन कार्पस लूटियम से आती है। कहां से आती है, कार्पस लूटियम। जब कार्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाए तो फिर उन हार्मोन का काम कौन लेता है, प्लेसेंटा लेता है। ये मैं गायनी में पढ़ाऊंगा डिटेल से, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज जरूर याद रखे, इफ अ फीमेल डिलीवर अ बेबी आफ्टर द बर्थ, हाउ इट इज अ पॉसिबिलिटी फॉर कोरोनरी कार्सिनोमा। ये क्वेश्चन वो लोग ज्यादा पूछते हैं कि एक दफा जब बच्चे की बर्थ हो जाए, माँ और बच्चे का वो कनेक्शन भी खत्म हो जाए, फिर भी आफ्टर द बर्थ द फीमेल हैज अ रिस्क फॉर कोरियो कार्सिनोमा। हाउ, शाबाश, यही समझने वाली बात है। हाँ, कोरियो कार्सिनोमा इज अ कैंसर ऑफ प्लेसेंटा। सारे सुने, जब प्लेसेंटा है तो इससे कैंसर आएगा ना, प्लेसेंटल टिश्यू से आने वाला मलिग्नेंट कैंसर कोरियो कार्सिनोमा है। जब बर्थ हो गई बच्चे की, वो कनेक्शन खत्म हो गया, बर्थ के बाद अगर एक फीमेल है उसकी बर्थ का एक वीक हुआ है, एक वीक के बाद, बर्थ के बाद बीटा hCG 0 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि प्लेसेंटा खत्म, फिर भी बीटा hCG नॉर्मल से 5-6 फोल्ड ज्यादा आ जाता है। फिर इसका मतलब क्या है, हाँ, प्लेसेंटा टोटली नहीं निकाला गया। दिस इज द आंसर, इज कॉल्ड रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यूज। इसको गायनी में क्या कहते हैं, रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू। अगर प्लेसेंटा को प्रॉपरली डिटेच नहीं किया गया और उसका कुछ सेल रह गए, रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू, ये पोस्टपार्टल हीमरेज भी करता है। पीपीएच का नाम सुना है, आफ्टर द डिलीवरी ब्लीडिंग भी कर सकता है। और इस पे अगर कैंसर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आफ्टर द बर्थ अगर बीटा hCG ज्यादा है, इट डजंट मीन कि स्टिल देयर इज अ बेबी इन द फीटल वोम, सेकंड प्रेगनेंसी नहीं है, इट मे बी अ केस ऑफ कोरियो कार्सिनोमा। द रीजन इज रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू, वेरी कॉमनली आस्क्ड। आखिर में एक क्वेश्चन लेके, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड से कैंसर आता है, उसका नाम है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ दी थायराइड। वैसे थायराइड के टोटल कितने कैंसर है, एनीवन इन द क्लास? थायराइड ग्लैंड के अंदर से 4 कैंसर आ सकते हैं। कौन कौन से? वन इज कॉल्ड पेपिलरी कार्सिनोमा, एक का नाम क्या है, पेपिलरी कार्सिनोमा। सेकंड इज कॉल्ड फोलिकुलर कार्सिनोमा, लेकिन अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा थायराइड में, लेकिन अगर लिखना है तो फर्स्ट इज पेपिलरी कार्सिनोमा, सेकंड इज फोलिकुलर कार्सिनोमा। ये किसकी कैंसर बता रहा हूँ, थायराइड ग्लैंड की। पेपिलरी कार्सिनोमा, फोलिकुलर कार्सिनोमा, देखिए ये थायराइड ग्लैंड की कैंसर है। पेपिलरी सीए, सी स्टैंड फॉर कार्सिनोमा। इसके बाद कौन सा बोला है, फोलिकुलर सीए। नेक्स्ट इज मेडुलरी सीए, मेडुलरी कार्सिनोमा। और नंबर 4 इज एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ये भी एज अ डॉक्टर्स आप लोगों को पता होना चाहिए एग्जाम पर्पस के लिए। थायराइड कैंसर आर 4, पेपिलरी, फोलिकुलर, मेडुलरी एंड एनाप्लास्टिक। क्लियर है, ये 4 कैंसर है। अब इनमें से अगर कौन सा कैंसर हो, मेडुलरी, ये भी याद रखे, फिजियोलॉजी हमने आगे पढ़नी भी है। थायराइड ग्लैंड, इसके अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, फोलिकुलर सेल एंड पैराफोलिकुलर सेल। ये फिजियोलॉजी का पार्ट है। थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल, फोलिकुलर एंड पैराफोलिकुलर, जिसको सी सेल्स भी कहते हैं। पैराफोलिकुलर इज आल्सो कॉल्ड सी सेल। फोलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड प्रोड्यूस T3 and T4. पैराफोलिकुलर सेल secrete
कैल्सिटोनिन। ये कौन सा हार्मोन देता है? कैल्सिटोनिन। जब बॉडी का कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसको कम करने का काम किसका है? कैल्सिटोनिन का है। तो ये बस याद रखे, फोलिकुलर सेल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ T3 T4 हार्मोन, लेकिन पैराफोलिकुलर सेल प्रोड्यूस हो कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये तीन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से आते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर इस सेल का कैंसर हो जाए, MCQ सुन ले, किस सेल का? पैराफोलिकुलर कैंसर अगर हो जाए थायराइड का, इसको मेडुलरी कार्सिनोमा कहते हैं। तो मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर थायराइड कैंसर किस सेल से होता है? पैराफोलिकुलर सेल से होता है। और पैराफोलिकुलर सेल कैंसर में किस चीज की लेवल बढ़ जाएगी? कैल्सिटोनिन। So if you suspect that the patient has thyroid medullary carcinoma, what you will see is a tumor marker in the blood. Answer is calcitonin. इसका ट्यूमर मार्कर क्या है? कैल्सिटोनिन है। तो इसका लेवल हमें ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कैंसर में हर एक चीज की लेवल क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखें। मैं आप लोगों को यहाँ पे दो चीजें मेंशन करता हूँ, पैंक्रियाटिक कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोन कैंसर, these three are the top, और गायनी में कोरोन कार्सिनोमा, ये चार। आउट ऑफ these 7, these 4 remember everyone by fingertips। इसका एक एक क्वेश्चन जरूर MCQ। कल वाले CPS में 3 MCQ, ये 125 कहते हैं, एक कोरोन कार्सिनोमा भी था। तो इसका मतलब अगर उतना हाई स्पेशलिटी में इंपोर्टेंट है, एनएलई में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत कॉमनली एग्जाम में आता है। ओके, आखिरी क्वेश्चन लेके, which tumor marker is raised in MEX syndrome। अब यहां पे लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि MEX सिंड्रोम के अंदर कौन सा ट्यूमर मार्कर रेज हो सकता है? हाँ जी, एनीवन? पहले तो MEX सिंड्रोम समझने के MEX सिंड्रोम क्या है। MEX सिंड्रोम इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1, ये कितनी चीजों की कॉम्बिनेशन है? 3 चीजों की। नंबर 1, एक्सिस फ्लूइड इन द एब्डोमेन इज कॉल्ड एसाइटस। ये वर्ड सुना है कि नहीं? एडिमा ऑफ द एब्डोमेन इज कॉल्ड एसाइटस। अगर पेट में लोग कहते हैं ना यार कि प्लाने पेशेंट के पेट में ज्यादा पानी हो गए, पानी मीन एडिमा, एक्सिस फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन द एब्डोमेन इज कॉल्ड एसाइटस। और अगर लंग्स के इर्द गिर्द ज्यादा फ्लूइड आ जाए उसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ये नाम सुना है ना? दैट इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन, एक्सिस फ्लूइड अक्यूमुलेशन अराउंड द लंग्स। लंग्स के इर्द गिर्द एक्सिस फ्लूइड को क्या कहते हैं? प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। अब इसके साथ एक और चीज, आंसर इज ओवेरियन कैंसर। क्या चीज? ओवेरियन कैंसर। So how many things in a single patient? 3. If a patient is having ascites, pleural effusion and ovarian cancer, इन 3 चीजों का मजमुआ एक पेशेंट के अंदर MEX सिंड्रोम कहलाता है। तो हम क्या कहते हैं? MEX सिंड्रोम। तो MEX सिंड्रोम ओनली सीन इन फीमेल, क्योंकि ओवर इज ओनली इन फीमेल और इसके बगैर ये इनकम्प्लीट है। तो MEX सिंड्रोम जब भी एग्जाम में आएगा तो हिस्ट्री में फीमेल हिस्ट्री होगी कि मेल, फीमेल हिस्ट्री जरूर होगी, ये मेल में नहीं होता। और MEX सिंड्रोम में याद रखना है कौन सा कैंसर होता है? ओवेरियन। सो विच ट्यूमर मार्कर इज रेज इन MEX सिंड्रोम? वो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहे? ओवेरियन। तो CA125 इसका आंसर ये है। ओवेरियन कैंसर में कौन सा मार्कर होता है? CA125। तो MEX सिंड्रोम में भी क्या होता है? ओवेरियन कैंसर। तो आप लोगों के ख्याल में कौन सा मार्कर होना चाहिए? CA125 का मार्कर होना चाहिए। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज द MEX सिंड्रोम। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन एंड ओवेरियन कैंसर। एक और क्वेश्चन, अगर हम लंग से वो फ्लूइड निकालें और लेबोरेटरी में चेक करें उस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन ज्यादा हो, उसको कहते हैं एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। क्या? एक्सुडेटिव। और अगर उसमें प्रोटीन कंटेंट क्या हो? कम, उसको क्या कहेंगे? ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। ये MCQs भी याद रखिए। If we draw excess fluid from the lungs and we send that to the laboratory and the laboratory person say it consists of lot of protein, is called exudative। अगर प्रोटीन ज्यादा है तो क्या है? एक्सुडेटिव है। और अगर प्रोटीन कम है, ट्रांसुडेटिव है। MEX सिंड्रोम में अगर प्लूरल इफ्यूजन हो जाए, एग्जामिनर पूछे और आप लेबोरेटरी में उसको भेजे, याद रखे इट इज ऑलवेज having less protein, it is transudative pleural effusion।
ये ट्रांसुडेटिव है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मिक्स सिंड्रोम में जो प्लूरल इफ्यूजन होता है उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा मिलेगा कि कम? कम मिलता है। इट इज अ ट्रांसुडेटिव टाइप प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, हाँ जी। नो एसोसिएशन, मेग वाज अ पर्सन, उसने मालूम किया था कि एक बंदे को ओवेरियन कैंसर भी था, फीमेल, उसको इफ्यूजन किसी और वजह से हुई थी, एसाइटिस भी किसी और वजह से हुई थी। इस बंदे को ये तीन चीजें एक ही टाइम पे एक बंदे में मिले थे, इसलिए उसने उसका नाम क्या रखा? मिक्स सिंड्रोम। देयर इज नो एसोसिएशन दैट हाउ ओवेरियन कैंसर कैन कॉज दिस एंड हाउ दिस कैन कॉज दिस। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो नहीं है, लेकिन एक पर्सन में ये तीन चीजें चाहे जिस वजह से भी आ जाए, लेकिन एक बंदे में तीन चीजें कंप्लीट आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? मिक्स सिंड्रोम। तो मिक्स सिंड्रोम में कौन सा ट्यूमर मार्कर है? CA125, क्योंकि इसके अंदर क्या है? ओवेरियन कैंसर है। ओवेरियन कैंसर में CA125 है और इसमें प्लूरल इफ्यूजन होगा, लेकिन इसमें प्रोटीन कंटेंट कम होंगे कि ज्यादा? कम होंगे, तो उसको हम ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग, आप लोगों को एक बात बतानी है ऑनलाइन के बारे में।